मित्रों नमस्कार। बातों बातों में कि आज की कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे मेहमान देश विदेश में अपनी कला से, अपने आत्मविश्वास से, अपनी प्रतिभा से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देने वाले तबला वादक पंडित विजय घाटे जी अतिथि हैं, कलाकार हैं। हमारे साथ जो जीवन और सृजन से जुड़े हुए अनुभव को साझा करेंगे। सुनीता सिंह जी आ गई हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के हमारे मेहमान मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हैं, जबलपुर से हैं। भोपाल में उनकी कुछ पढ़ाई हुई है और इसके बाद फिर गुरु शिष्य परंपरा में जब वो विधिवत तबला का प्रशिक्षण लेने बम्बई पूना गए तो फिर वहाँ बस गए और वहीं से फिर वो देश और दुनिया के कलाकारों में शुमार होने लगे। पंडित विजय घाटे तबले में एक असाधारण ऊर्जस्विता का पर्याय माने जाते हैं। देश के सभी बड़े कलाकारों के साथ उनकी संगत अद्भुत होती है, अनूठी होती है और जब वो स्वयं अकेले बजाते हैं तब और भी कमाल होता है। वो चूंकि आ चुके हैं तो मैं उनको जोड़कर अपने साथ ले लेता हूँ और हम लोग उन्हीं से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। उन्होंने बहुत आत्मीयतापूर्वक हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और बातों बातों में कार्यक्रम का हिस्सा वो बने हैं। मैं आदरणीय शोभना जी का स्वागत करता हूँ, कपिल जी का स्वागत करता हूँ, लोकेंद्र जी का स्वागत करता हूँ और भाई विजय घाटे जी को जोड़ता हूँ। भैया नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। कैसे, सब ठीक है? ये दिख रहा हूँ मैं ठीक से? आप दिख रहे हो। थोड़ा सा कैमरा ऊंचा हो जाए। हाँ, ये बैलेंस आ गया। ठीक, ये ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर, आपसे मिलकर। बस सेम हेयर बोन, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है सुनील जी, क्योंकि अभी तो ऐसा समय है कि इसी तरह से बातचीत भी हो रही है, मुलाकातें भी हो रही है और गाना बजाना भी इसी तरह से शुरू हुआ है। हाँ, ये एक नया आयाम इस परिस्थिति नया ने, आयाम जरूर इस समस्या ने दे दिया है, क्योंकि बिल्कुल क्रिएटिविटी और क्रिएटिव व्यक्ति के लिए कोई ना कोई साधन जरूरी है अभिव्यक्ति के लिए। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और आपको बताना चाहूँ कि इसी लॉकडाउन में इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनी और जी हमको भी ये लगा कि जब पहली बार 21 दिन के लिए घर में बंद कर दिया गया तो हमको लगा कि क्या करेंगे, तो 2-4 दिन सही बात, जी भर के सो भी लिया, जो कुछ होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज से और फिर लगा कि मतलब उबने से भी उब गए जी। उबने से भी उब गए। यही रहा। तो इसके बाद फिर लगा क्या करेंगे, तो फिर ये बातों बातों में बहुत जल्दी मेरे बहुत को अच्छा विषय भी सूझा। हाँ जी, हाँ आप 130वें कलाकार हैं और जी, मैं वो देख रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और इस तरह हम सभी से मिल सके और एक पूरी जर्नी, एक आर्टिस्ट की क्या जर्नी है और क्या अचीवमेंट है, उस अचीवमेंट के पीछे बहुत सी बातें जो सब कुछ वैभव लगता है सामने से जब कोई देखता है, लेकिन कलाकार महसूस करता है कि वो इस जगह पर कैसे आया, कितना परिश्रम, कितनी साधना, कितने उतार चढ़ाव, कितनी आशा निराशा और फिर कितना अपना हौसला। जी जी जी। तो पहले तो ऐसी हल्का फुल्का आपसे ऐसी पूछ लेता हूँ कि इन 3-4 महीनों में आपने कैसे समय व्यतीत किया है? नहीं, समय कैसे व्यतीत किया है, मतलब मैं आपको इस तरह से कह सकता हूँ कि मेरा जो काम है, मैं तबला वादक हूँ और तबला ये जो वाद्य है ये बहुत पॉपुलर वाद्य है
सभी लोग जानते हैं इस वाद्य को, सारी दुनिया में इस वाद्य का बहुत नाम है। और उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि ये अकम्पनीमेंट का इंस्ट्रूमेंट है। इसमें मतलब संगत ज्यादा की जाती है, हर तरह के म्यूजिक की, हर तरह के किसी भी जॉनर के संगीत की। तो तबला प्लेयर को संगतकार होना बहुत जरूरी होता है पहले, और फिर वो अपना जो भी हुनर है वो तो जरूर उसको चमकाए रखे और उसको करता रहे, और उसको जैसे ही मौका मिले तो उसमें भी अपना कुछ दिखाए। तो ये जो संगतकारी का जो गुण है उसमें तबला प्लेयर के लिए एक बहुत जरूरी होता है कि जैसा गाना बजाना है, जो एनवायरनमेंट है, वो जिस तरह से कोई जिस तरह का वेन्यू है, कोई भी वेदर है, वहाँ पे कलाकार आपके पसंद के हैं, ज्यादातर तो पसंद के ही होते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बहुत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा काम, जो हमारा धर्म है संगत करना, उसको हमको निभाना किसी भी हद तक, किसी भी मतलब किसी भी, क्या कहते हैं उसको, किसी भी हालत में हमको करना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि संगतकार को वो जिस सिचुएशन में हो उसमें ढलने का एक बहुत जरूरी एक गुण उसमें होना चाहिए। तो ये जो भी काम करते करते ये जो गुण हो जाता है, तो जैसे ही मालूम पड़ा कि ठीक है लॉकडाउन है, कोई कोरोना नाम की चीज आ गई है, अब कुछ काम नहीं है, तो बस चलिए अब इसमें भी कोशिश है कि इसमें भी खुश रहे, इसमें भी अच्छे रहें और अपने आप को इसमें ढालने की कोशिश करें। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जब पूछा 3-4 महीने कैसे गए, जबकि अब तो 6 महीने हो गए हैं, तो ये जो संगतकार का जो गुण है वो काम में आता है ऐसे टाइम पे भी, कि जो हालात है, जैसे हालात है, उसमें अपने आप को ढालने की कोशिश करें। एक तो ये है, और दूसरा भैया ये भी था कि एक तो नियमित रूप से, अब ये पूछने की बात नहीं है, नियमित रूप से अभ्यास में, रियाज में तबला होता ही होगा जब आपका मन करता होगा रोज। नहीं, वो तो जब बहुत बिजी शेड्यूल होता है उसके लिए तो हमको समय निकालना ही पड़ता है। क्या है, वो तो एक ऐसी चीज है कि जो जैसे एक हम जीने के लिए जो सारी चीजें करते ही हैं किसी भी हालत में, तो वो एक हमारे जीने का एक हिस्सा है। वो तो उसको कोई अलग से कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो आज हमने किया। लेकिन ये कभी कभी हुआ होगा कि कोई मौसम ऐसा रहा होगा, किसी शाम, किसी दोपहर, किसी रात मन हो गया कि चलो निकाला जाए और कुछ बजाया जाए, ऐसा भी हुआ? हाँ, ऐसा होता, क्या होता है कि जो तबला जो साज है ना, इसमें 2-3 तरह का रियाज होता है। एक तो फिजिकली हम लोगों को एक मिनिमम लेवल तो होनी ही चाहिए, ताकि हाथों से जो चीजें बजती है वो बजाने के लिए हमको वो जो रियाज है, वो जो प्रैक्टिस है उन फ्रेजेस की या उन बोलों की, उसको हमको करते रहना पड़ता है। जैसे कोई प्लेयर होते हैं तो उनको खेलने का अभ्यास, या कोई दौड़ते हैं तो दौड़ने का अभ्यास है, ये सब तो हमको उसी तरह से हम लोग का एक फिजिकल फिटनेस होता है बजाने में। क्योंकि वाद्य अलग है, हम तो वो वाद्य को हमेशा अपने पास रखने के लिए वो एक फिजिकल फिटनेस होता है। एक होता है कि एक मन में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, जो जितना भी कुछ अपने हिसाब से सीखा है, जितना भी सुना है, बुजुर्गों की संगत सोहबत जो हुई है, और वो उस वजह से बहुत अंदर कुछ ना कुछ तो है ही, और वो चलता रहता है। फिर कोई रेफरेंस कभी मिल जाता है, कोई चीज कानों में पड़ जाती है, कोई चीज देख लेते हैं, कोई चीज पढ़ने में आ जाती है, तो उससे कुछ दिमाग में शुरू होता है, फिर उसको हम कि चलिए इसको करके देखते हैं। तो इस तरह की चीजें जरूर होती है, वरना जो अभ्यास, रेगुलर अभ्यास है जो फिजिकली हमको करना है, वो तो करना ही है। अच्छा, पूना की बारिश बहुत अच्छी होती। मैं कई बार बारिश के मौसम में पूना में मुझे 2-1 बार जाने का अवसर आया। बहुत हल्की हल्की, बहुत बहुत बारीक बौछार जो है 2-3 दिन तक गिरती रहती, वो ना पूरी तरह बंद होता है पानी, ना पूरी तरह चालू होता है। तो ये सब बारिश इस बार कैसी हुई वहां पर? नहीं, बहुत अच्छी बारिश, बहुत अच्छी रही। लेकिन आजकल पिछले कुछ सालों से पूना तो बहुत मतलब मौसम के लिए बहुत खूबसूरत सिटी रही है। बहुत न बहुत ज्यादा बारिश, न ज्यादा ठंड,
मतलब हद से ज्यादा ठंड नहीं, हद से ज्यादा। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो बदलाव सारी दुनिया में आ गए हैं मौसम के मामले में भी, तो वो बदलाव जरूर ये शहर भी थोड़ा बहुत झेल ही रहा है। तो कभी कभी गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी कभी, लेकिन फिर भी मतलब हम लोग कंपेयर करेंगे बाकी शहरों से तो काफी मॉडरेशन है यहाँ पे मौसम का, ये जरूर है। मुझे याद है वो पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में मेरे गुरु मार्गदर्शक मनमोहन चड्ढा प्रोफेसर रहे हैं, अभी वो देहरादून में है। तो मैं जब कभी जाता था उनके पास ठहरता था तो वो घूमते थे सुबह, लंबी 10-15-20 किलोमीटर टहलते थे। जी जी जी। तो अब इतना बारीक बौछार है कि उससे भीग भी नहीं रहे हैं और चेहरे पे लग भी रहा है कि कुछ गिर रहा है, मतलब फुहार जिसको कहते हैं कि हल्की हल्की फुहार आ रही है। बिल्कुल, इस सब का एक रोमांटिक मूड बनता है। आप अगर उस माहौल में है तो आपको भी लगेगा कि कुछ छेड़ा जाए। तो मेरा मन बिल्कुल, और मुझे पसंद भी है थोड़ा बारिश का मौसम और इस तरह का जिसको आप रोमांटिक माहौल कह रहे हैं वो, क्योंकि वो मौसम में भी पसंद नापसंद होती है। कुछ लोगों को धूप और जो सूखा मौसम है वो बहुत लोगों को पसंद होता है, वो लोग बीच पे जाते हैं। कुछ लोगों को ठंड बहुत पसंद होती है, कुछ लोगों को, तो मुझे इस तरह का मौसम जो आप कह रहे हैं वो काफी पसंद भी है। तो बड़ा अच्छा भी लगता है जब थोड़ी सी बारिश, हल्की हल्की फुहारें आ रही है, थोड़ा पानी बरस रहा है, तो उसमें मन अच्छा प्रसन्न रहता है। तो वो प्रसन्नता में जरूर हम लोगों का तो जो एक अपने आप को व्यक्त करने का जो एक हम लोगों के पास जो संगीत है, गाना बजाना है, हम अपने अपने दायरे का जो भी है उसमें हम लोग जरूर, उसमें वक्त बहुत अच्छी तरह से जाता है। अच्छा, जो वातावरण चल रहा है उसने आपको कुछ प्रभाव डाला, आपको कुछ निराश किया या हौसला दिया क्या? मैंने पहले ही आपको अर्ज किया कि वो तो आदत है कि जो भी वो कहते हैं ना, आदत ही बना ली है कि जिस शहर में जाना खुशी रहना, पुख्ता हुए रहना शेर है, लेकिन हम लोगों के लिए है कि जिस शहर में जाना अच्छी रहना जो हालात है। तो इसलिए मुझे ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि ऐसा लगता है कि ये भी हर समय, कोई भी समय रहता नहीं है। ये तो हम लोगों ने जो भी अपने अनुभव की बात है सबकी, तो हर समय है जो आता है और फिर वो चला भी जाता है। कोई भी चीज आनी है उसको जाना भी है, तो ये भी जाएगा। हर चीज की कितनी उम्र है। हाँ, कोई पीढ़ी के सामने ऐसा समय आता है स्पेशल, जैसे अब आप तो, अभी हम वहां भी आएंगे धीरे से कि आप भोपाल से आपका रिश्ता रहा है, भोपाल से आप जुड़े हुए हो, मध्य प्रदेश के हो। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल हम लोग के हम लोग के बचपन में गैस ट्रेजेडी देखी भोपाल में। तो अब ये भी इतनी बड़ी जो विनाशक एक पूरा एक शहर को दुर्घटना झेलना पड़ी, इस समय ये कोरोना आने वाले समय में फिर अब जो पीढ़ी इसके बाद जन्म लेती है उसको बताने को रह जाती कहानी या कथा के रूप में कि ऐसा भी समय आया था जो हम सबने झेला या भुगता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये वाली जो पीढ़ी हम लोग जो देख रहे हैं ये कुछ बहुत ही अलग ही है। ऐसा कभी, मतलब इसमें न समय सीमा है, न इसमें कोई जगह की सीमा है। ये बड़ा अद्भुत अलग ही तरह का एक समय आया है जिसमें मालूम नहीं है कि कब तक, ये बड़ा सस्पेंस बहुत है। पहले लग रहा था कि 3 हफ्ते का है और हम लोग खुद ही 2-2 महीने अपने आप को मोहलत दे रहे हैं कि शायद, हाँ बस अभी ये महीना शायद निकल जाए, अब अक्टूबर से अच्छा हो जाएगा। अब फिलहाल हम अपने आप को ये समझा रहे हैं कि अक्टूबर से सब ठीक हो जाएगा। ये तो है। आपको मध्य प्रदेश याद आता है? अब कैसे नहीं आएगा, वो तो मेरा जन्म मध्य प्रदेश का, मेरी पढ़ाई लिखाई मध्य प्रदेश की है, तो मध्य प्रदेश याद नहीं आएगा ऐसा कैसे हो सकता है? आपके विवरण में मैंने पढ़ा कि किस तरह से 3 और 5 साल की उम्र से आप तबले के प्रति आकृष्ट हो गए थे। ये वातावरण किस तरह का था जिसने आपको इस तरफ प्रेरित किया? ये एक्चुअली मैं बहुत छोटा था,
एक्चुअली सुनील जी क्या हुआ है ना, आजकल ये जो समय हुआ है उसमें ये सब बातचीत में ये जरूर, और मैंने इतनी बार ये कहा है अभी वर्चुअली कि कैसे मैं था छोटा और फिर उस वक्त क्या हुआ, तो अब वो वही चीजें, ऐसा लगता है कि अरे यार अपने बारे में, खुद के बारे में कितनी बार वही बात बोलेंगे। लेकिन चूंकि ये अलग लोग हैं, आप हमारे इस आपके मित्र लोग अलग है, कुछ नए लोग भी हैं जरूर, उनको उनके लिए तो मुझे कहना चाहिए। तो एक 2.5-3 साल का मैं था, मेरे माँ को पहले मालूम पड़ा कि वो कुछ गाना गा रही थी, मैंने कुछ जो भी रिएक्ट किया उसको लगा कि कुछ रिदम है, तो फिर उसने उसको एक गेम की तरह बनाया, फिर वो कुछ गाने कहने लगी, फिर मैं उसमें से फिर मैं अपने आप ही, एक्चुअली मैं तबले में जो ना धा ये जो अक्षर है ये मुझे सीखने नहीं पड़े, ये ऊपर वाले की एक ये बहुत कृपा और गिफ्ट रही कि वो मुझे तबला मैं अपने आप ही बजाने लग गया जब मैं 2.5-3 साल का था, 3। और फिर उसी उम्र में 3.5 साल के उम्र में तो काफी वहीं पे लोकल जबलपुर में प्रोग्राम भी होते थे, तो उसमें भी मुझे बुलाया जाता था और मेरी माँ कुछ गाने गाती थी और मैं उस पे संगत करता था, तो वो लोगों को बहुत अच्छा लगता था कि इतना सा बच्चा, मतलब जो बैठ भी नहीं पा रहा है, तबला जिसके ऊपर जा रहा, नीचे गद्दी वगैरह लगानी पड़ती थी मुझे और मुझे बिठा के, और ऐसे कार्यक्रम वगैरह फिर धीरे करते करते फिर ये इस तरह से वो तबले का, मतलब जिसको हम कहते हैं कि हमारे घर में ऐसा प्रोफेशनली गाना बजाना करने वाले हमारे घर में नहीं हुए। संगीत से मोहब्बत प्यार हमेशा रहा, संगीत रहा घर में, लेकिन सब लोगों का कामकाज हमेशा अलग रहा। लेकिन वो पता नहीं मुझे कुछ मिला, ईश्वर की दया हुई और फिर मैं इसी माहौल में चला गया और मुझे घर से सपोर्ट भी मिला, तो फिर मैं इसी को करता गया और इसी को किया। ये विधिवत शिक्षा जो पंडित सुरेश चंद्रोकर जी से आपने जी तो ये गुरु की दिशा भी कोई आप ऐसे जानकार रहे होंगे जिन्होंने आपको दिखाई होगी कि इनके पास ही आना है? नहीं, एक्चुअली जब मैं मेरे टीन एज में था, 12 साल की उम्र, 12-13 साल की उम्र में, तब जबलपुर में 3 दिन के लिए उस्ताद जाकिर हुसैन साहब आए थे और वो जो तबला मैंने सुना उससे मैं काफी, तब तक तो मैं काफी उसको लाइटली, ठीक है तबला बजाते हैं, ठीक है, इस तरह से था। भातखंडे संगीत महाविद्यालय में मैं पढ़ता भी था, वहां पे पंडित किरण देशपांडे जी वहां पे हमको पढ़ाते थे और इस तरह से फिर वो विशारद तक पढ़ाई भी हुई वहां पे भातखंडे संगीत महाविद्यालय में। लेकिन तब तक तो सब ऐसा ठीक था, लेकिन उस्ताद जाकिर हुसैन साहब को जो उस उम्र में सुना 3 दिन के लिए, तो फिर वो कुछ एक ऐसा झटका जिसको कहते हैं वो चेंज, एक आपकी जिंदगी में कुछ एक आता है, कुछ एक आपको मिलता है, प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा आती है। तो वो उस तरह से वो हुआ। फिर मेरे मामा जी अरुण वकील साहब, वो आकाशवाणी में वायलिन वादक थे जी, तो वो भोपाल आकाशवाणी में। तो फिर जब मुझे हुआ कि मुझे तबला ही करना है, तो फिर मैं उनके पास चला गया भोपाल में। तो तब मैं मॉडल हाई स्कूल में 2 साल मैंने पढ़ाई भी की, वहां पे अष्टेकर जी थे, नाथन सर थे संगीत के लिए, आष्टे वाले सर, नाथन सर। हम भी वहां पर पढ़े हैं। 79 में 11th किया हमने। तो 79th में 11th किया है। मैं 81 में बम्बई आया, मतलब मैं भी 78 में मैं भी था। 78 में मैं भी था, लेकिन मैं पूरा 11th नहीं कर पाया क्योंकि हमारे मामा जी को अनफॉर्चुनेटली कैंसर हो गया था। तो फिर वो मुझे वो वहां से वो छोड़ के मुझे 11वीं की पढ़ाई आके फिर मैं वापस जबलपुर आ गया था। तो ये बात तभी की है, 78-79 की ही बात है। मॉडल हाई स्कूल में वो अरशद इकबाल वगैरह हम लोग के साथ वो सब। बंटी आपके दोस्त हैं? आप? जी। बंटी आपके दोस्त हैं? संजीव सचदेव। हाँ, इधर एक
हमारे साथ के हम लोग बायोलॉजी पढ़ते थे, 4-5 हमारे साथी फिर डॉक्टर बने, कमलेश देव पुजारी, राजेंद्र बंगाले वगैरह, मंगल सोनी, जी। तरुण डाले, ये लोग थे हाँ फिर। हाँ हाँ हाँ। तो तो उस वक्त फिर मैं वहां पे उस वजह से आया, और फिर वहां पे भी पंडित किरण देशपांडे जी भी थे, तो वहां पे उनके हम्म, साथ सीखना भी चल रहा था। फिर लेकिन जिसको कहते कि ऐसा चल रहा था, अच्छा था सब। लेकिन हम्म, वहां पे एक हुआ मुझे, तब कला परिषद और अलाउद्दीन एकेडमी तब नई नई शुरू हुई थी। तो हाँ, अशोक वाजपेयी साहब की वजह से काफी प्रोग्राम वहां होने थे, वो शुरू हो गए थे। शुरू उत्सव हो गए करके थे। प्रोग्राम होता था, आरंभ होता था, और हम्म, काफी काफी प्रोग्राम्स होते थे। तो वहां मुझे सुनने बहुत मिला, बड़े बड़े तबला हम्म, वादकों को, बड़े बड़े कलाकारों को सुनने का मौका बहुत मिलता था। तो वो सिलसिला रहा। फिर वो हमारे मामा जी की तबीयत की वजह से मैं वापस आ गया जबलपुर। फिर हम्म, उसी दरमियान मुझे ये नेशनल टैलेंट रिसर्च की स्कॉलरशिप मिली दिल्ली की। हम्म, तो वो स्कॉलरशिप मिलने की वजह से फिर मुझे ये हुआ कि मैं बम्बई जाके पढ़ सकता हूँ। तो जबलपुर के पंडित अजय पोहनकर जी हैं हाँ, और माधव डोंगरे जी, वो लोग मुझे, मेरे पिताजी को और मुझे पंडित सुरेश तलवलकर जी के पास लेके गए। ये है अच्छा, 1980 की बात जी। तो वहां से फिर वो मेरी शिक्षा शुरू हुई विधिवत जर्नी। जी, विधिवत जर्नी, बिल्कुल। और तो एकदम पूना गुरुकुल रहना पड़ा। पद्धति से। हाँ, हाँ, गुरुकुल पद्धति से उनके घर में ही रहते थे, हाँ, और हाँ, उन्हीं के घर में तालीम होती थी। 24 घंटा गाना बजाना और तालीम और शिक्षा, और बस यही यही होता था और यही किया। और सही उम्र होती है, क्योंकि हर चीज, उम्र भी बहुत जरूरी होती है। कौन सी उम्र में आपको ऐसा मौका मिल रहा है कि ऐसे गुरु मुझे उस वक्त, मेरी उम्र क्या 16 साल की रही थी, 16-17 साल की। तो तब से मैं उनके पास हूँ, और बस लगातार। जी लगातार वहीं पे काफी रियाज भी करवाना। उन्होंने बहुत, जिसको तालीम कहा जाता है प्रॉपर गुरु शिष्य परंपरा की तरह, वो तालीम। आपके वादन से ये प्रमाणित होता है कि वो खूब तबीयत से अभ्यास कराते होंगे, खूब परिश्रम नहीं, भी करवाते होंगे। वो दूसरा अभी भी कुछ नहीं करते। वो दूसरा, उनको कुछ, उनके मिजाज को वो और कोई चीज रास ही नहीं आती है। वो पूरा हमेशा गाना बजाना, पूरा सुबह हुई कि वहां से शुरू, तो वो रात तक बिल्कुल वही चल रहा है। तो वो तो बहुत ही गाढ़ी तालीम जिसको कहते हैं, वो बहुत गाढ़ी तालीम मुझे सौभाग्य से प्राप्त हुई। और इधर ये भी रहा कि फिर जब आपने अ, सार्वजनिक रूप से सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया, वादन शुरू किया, तो आपके सामने भी एक बहुत खुला आकाश था और लगातार आपने अपनी योग्यता से अपने आप को प्रूव किया। नहीं, वो होता गया सुनील जी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये जो क्रिएटिव आर्ट है स्पेशली, और जो हम्म, काम एब्स्ट्रैक्ट है, जो दिखाई नहीं देता है कि क्या कर रहे हैं, तो उसमें करते रहना बहुत जरूरी होता है। कि अगर हम पहले ही तय कर ले कि इसका रिजल्ट अगर ये होगा, तो हम ये करने से ये रिजल्ट मिलेगा, तो वो करना फिर थोड़ा मुश्किल, फिर उसमें सीमाएं आने शुरू हो जाती है, ऐसा मेरा कहना है, ऐसा मेरा मानना हम्म, है। तो वो करते रहना, ये एक इतना हमको गुरु मंत्र मिला हमेशा कि जो भी उसको करते जाओ, उसको इसलिए नहीं करना है कि कोई चीज की प्राप्ति होगी। तो उस वजह से हुआ क्या कि जो रिजल्ट्स आते गए, वो उसमें भी बड़ी कृपा रही ईश्वर की। लेकिन वो रिजल्ट्स का आना या कम आना या ना आना, वो जो करने की जो ऊर्जा है या जो करने की इच्छा है, उस पे कभी परिणाम नहीं हुआ अभी तक। हम्म। लेकिन आप तो देखते देखते बहुत शीर्ष स्तर पर बड़े बड़े कलाकारों के बहुत पसंदीदा और मतलब उनके उनके मिजाज की संगतकार बने। आपने बस बहुत, बस ये ये कृपा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने शुरुआत में बहुत नम्रता पूर्वक ये स्वीकार किया कि जो तबला वादक होता है उसको पहले संगतकार अच्छा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है।
क्योंकि हर साज की तबीयत होती है। तो मतलब इसमें कोई शक नहीं है और इसको मुझे अलग से कहने की जरूरत नहीं है। तबले में जबरदस्त काम हुआ है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण घराने हैं और हर घरानों में बहुत बड़े बड़े उस्ताद और बहुत बड़े पंडित लोग हुए हैं और सब लोगों ने बहुत जबरदस्त काम हुआ है और आज यहाँ तक तबले को लाया गया है, वो सब इन्हीं लोगों की कृपा है और इन लोगों का परिश्रम है और इन लोगों की सोच है कि वो आज तबला इतने लोग और इतना जबरदस्त और अच्छा सब बजा रहे हैं। लेकिन एक वो साज की पहचान संगत की है, वो पहचाना गया, पॉपुलर हुआ संगत की वजह से। तो एक तबला प्लेयर को संगत और सोलो बजाने में संगत में थोड़ा सा ये भी फर्क होता है कि संगत में आपको हर तरह की तैयारी आपकी एटलीस्ट कोशिश ये होनी चाहिए कि, क्योंकि उसमें फिक्स कुछ नहीं होता, आपको मालूम नहीं होता है तबला प्लेयर को कि आज मुझे शाम को क्या करना है। हाँ। जो सोलो अपना एकल वादन है उसमें तो हम एक आइडिया लेके जा सकते हैं कि आज ये ऐसे शुरू करेंगे, उसको ऐसे खत्म करेंगे, फिर ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसको क्लाइमेक्स ऐसे करेंगे, तो एक कुछ रूपरेखा हम सोच सकते हैं। संगत में वो नहीं होता है, वो बड़ा चैलेंज होता है। हाँ हाँ, कि आपको हर बार क्या मूड है और फिर हाँ ये जरूर होता है कि आप करते 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 जो एक्सपीरियंस आपको जो अनुभव मिलता है वो अनुभव आपको उसका फायदा होने लगता है, फिर आइडिया आने लगती है कि इसका मतलब अच्छा ऐसे हो सकता है और ज्यादातर वैसे होता है। लेकिन संगत बहुत बहुत जरूरी चीज है तबला प्लेयर। आपके साथ सीधे बहुत उच्च कोटि के जो संगीतज्ञ हैं उनके नाम जुड़े हुए हैं जिनके साथ आपने संगत की है, बिस्मिल्लाह खान साहब, अमजद अली खान साहब, हरिप्रसाद जी बिल्कुल बिल्कुल, शिव कुमार, काफी सालों तक पंडित बिरजू महाराज जी, काफी सालों तक मुझे ये सौभाग्य मेरा रहा है कि मैं बहुत साल उन लोगों के साथ सबके साथ जुड़ा हूँ अभी भी। तो वैसे तो ये सभी आपको बहुत चाहने वाले हैं, और फिर भी आपको किनके साथ आनंद आया है? नहीं, मैं बहुत दिल से, हमेशा ये मुझे पूछा जाता है तो मैं इन लोगों की तो खैर बात ही क्या करें, ये लोग तो सब हमारे गुरुतुल्य और सारे प्रातः स्मरणीय नाम है अपने काम में। और तो इन लोगों का तो किनके साथ अच्छा, मैं ये कहने की मेरी कोई ऐसी लायकी भी नहीं है और मैं ऐसा अपने आप को समझता भी नहीं कि मैं कहूं कि मैं इनके साथ बहुत मजा आया और उनके साथ बहुत मजा आया। मेरा तो ये बहुत सौभाग्य रहा कि मुझे उन ऐसे विभूतियों के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिला, ऐसे विभूतियों के साथ क्या कहते हैं उसको, उनकी संगत मतलब काफी टाइम गुजारने का मौका मिला। ये मेरा बहुत सौभाग्य है और ये माँ पिताजी गुरु इन लोगों की पुण्याई है, इन लोगों का आशीर्वाद है क्योंकि ऐसा कोई बैकग्राउंड इस तरह से नहीं था कि कोई मुझे हाथ पकड़ के ले जाए या बोले कि आप इनसे ये आपके साथ बजाएंगे तो अच्छा होगा। तो वो अपने आप ही मुझे अपनी कोशिश करते ही अपनी राह निकालनी पड़ी, जो आशीर्वाद से सब ठीक ठाक हो गया। तो इस वजह से आपने जैसे पूछा कि किस तो मुझे संगीत अच्छा, लाजवाब संगीत के साथ संगत करने में जो आनंद है वो उसमें फिर एक होने का वो एक समय आ जाता है कि हम भूल जाते हैं कि हम संगत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो संगीत का जो स्टैंडर्ड है, जो दर्जा है, वो इतना ऊपर का होता है। अब अगर इंस्ट्रूमेंट के साथ स्कोप अगर ज्यादा है, तबला प्लेयर को तबला ज्यादा बजाने मिलता है इंस्ट्रूमेंट के साथ, और गाने के साथ कम होता है क्योंकि सिर्फ एक ठेका लगाना होता है। कत्थक के साथ बजाने की शैली अलग होती है। लेकिन अब अगर इंस्ट्रूमेंट के साथ बजाने मिल रहा है लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट में संगीत का आनंद नहीं आ रहा है, तो क्योंकि स्कोप बहुत ज्यादा है तो वो आनंद नहीं है वो संगत करने में। जबकि कई बार तो गाने के साथ बैठे हुए लेकिन ऐसा संगीत चल रहा है, ऐसा गाना बजाना चल रहा है कि आप भूल गए कि आप खाली ठेका लगा रहे, आपको कुछ बजाने का मौका नहीं मिला। तो ये फर्क बहुत अनुभव से महसूस हुआ है कि अच्छा बुरा संगीत से ताल्लुक बहुत होता है कि कहाँ बजाने मिल रहा है। एक ये भी रहा विजय भाई कि जैसे कुछ इधर 10 वर्षों में, एक दशक में कुछ मूर्धन्य कलाकारों ने मंच पर वातावरण को बहुत
सरल सा बनाया है, समरस बनाया बिल्कुल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। श्रोताओं से संवाद परक, जैसे बिल्कुल पंडित बिल्कुल। जगन्नाथ जी हैं या हाँ हाँ हाँ, है ना हरिप्रसाद चौरसिया जी, तो वो कई बार बिल्कुल सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। उस वातावरण में एक अलग ही माहौल बन जाता है ना, एक साथी एक कलाकार कोई वो शक खिल जाते हैं। खिल जाते हैं और वो एक कंफर्ट लेवल मिलता है, एक कंफर्ट लेवल दे देते हैं। उन लोगों ने कभी जो विभूतियों के आपने नाम लिए, इन लोगों ने कभी ऐसा जताया नहीं या ऐसा कि भाई अभी नए हो या तुम क्या बजाओगे, हमेशा बहुत हौसला अफजाई कि नहीं बहुत अच्छा है, तो उससे आप उसमें जुड़ने में आसानी हो जाती है। आप कई बार वो आपको स्पेस भी दे देते हैं। हाँ हाँ जरूर देते हैं, बिल्कुल। लेकिन वो स्पेस देने के लिए उनको भी हमको कंफर्टेबल करना बहुत जरूरी होता है। अगर शुरू शुरू में ही हम किसी भी वजह से अगर कनेक्ट नहीं हो पाए, तो फिर वो स्पेस भी आपको जो मिल रही है वो आपको गेन करनी पड़ती है, वो आपको कमानी पड़ती है, आपके बजाने से, आपके रहन सहन से, आपके उठने बैठने से, आपके हर चीज से, क्योंकि उनको कंफर्ट लेवल मिलना भी बहुत जरूरी है। तो फिर वो हमको जो उनके साथी कलाकार है उनको वो फिर वो स्पेस भी मिलती है, फिर कंफर्ट लेवल भी मिलता है। तो ये पहले तो जब ये जिम्मेदारी उस कलाकार की, संगीतकार की है कि पहले उनको वो कंफर्ट लेवल दे सके। हाँ हाँ। और कहीं कहीं संवाद जहाँ बहुत कम होता है कलाकार के साथ, वहाँ क्या होता है? नहीं, वहां पे वही होता है जो वहां पे वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वो तो फिर तो अल्लाह मालिक होता है। और पहले ऐसे जमाने में, एक जमाना आप जैसे कह रहे हैं कि पहले पुराने जमाने में हमने ऐसे कुछ कुछ किस्से सुने कि दोनों अड़ गए हैं और वो ये भी नहीं मान रहे और वो भी नहीं मान रहे, फिर उसका एक अलग आनंद लोगों को आ रहा है। कुछ कुछ प्रोग्राम आज भी सालों साल उस वजह से याद किए जाते हैं कि वो कैसे इन लोगों की लड़ाई हुई थी स्टेज पे। जैसे मुझे भारत भवन की सभा याद है, जैसे आप शुरू में ही डर जाओ, तो बाद में आपका सुनने का कितना दिल रह जाएगा वो एक अलग बात। विराट खान साहब को उस समय कायदा सम्मान मिला था, तो उन्होंने वादन शुरू करने से पहले कह दिया था कि कोई ताली अनावश्यक नहीं बजाएगा शुरू में, बीच में, और जिसको जो ताली बजाना है वो अंत में ही बजा लेना। तो उससे ऐसा सन्नाटा खिंच गया था कि लोग सह में बैठे रहे। हाँ नहीं, बिल्कुल होता है। अब उन्होंने खान साहब ने उस दिन क्यों कहा होगा, इसकी भी कई वजह होती है। उनको कुछ एक दिन पहले कोई अनुभव आया होगा, क्योंकि उस्ताद इलाज खान साहब के साथ मुझे भी बहुत संगत करने का, उनके साथ ट्रैवल करने का मौका मिला। बहुत हंसी खेल वाले, बहुत मिलनसार, और कलाकारों के साथ, इवन दर्शकों के साथ बड़ा अच्छा रेपो करके और ऐसा गाना बजाना करने वाले ही थे वो। लेकिन वही है, उस दिन कुछ उनको अनुभव हुआ होगा या उसके पहले दिन कुछ हुआ होगा, या कोई एक वजह होती है। कलाकार अचानक से कभी कोई ऐसी बात कह दे तो उसके पीछे जरूर वजह होती है। कभी कभी जैसे हरिप्रसाद जी बहुत विनोद प्रिय माहौल रखते हैं, उनके साथ उनको सुनते हुए, उनकी बातें सुनते हुए बड़ा आनंद आता है। बहुत इतने पॉजिटिव और हमेशा सकारात्मक भूमिका उनकी रहती है। उनके संगीत में भी वही है और उनके आचरण में और हर चीज में वही है। ऐसी शिव कुमार जी हैं तो वो बहुत लीन हो जाते हैं, उनके बिल्कुल एक अलग ऑरा है। जाते हो वहां कहीं कोई संवाद नहीं है, लेकिन सारी कुछ जो है वो अपनी देह में उतरता चला जाता है। तो ये जो आप जो कह रहे हैं ना, ये जो कलाकार का आपको सुनते वक्त जो होता है, तो वो वहां पे तबला प्लेयर की, संगीतकार की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, जो ज्यादा दिखाई नहीं देती है, या जो ज्यादा उसके बारे में जिक्र होता नहीं है। लेकिन वो तबला प्लेयर की बहुत बड़ी भूमिका होती है कि वो जो भी मूड है, पंडित शिव कुमार जी या पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, जो सुर का माहौल है, जो साउंड है, अब वहां पे आपने एकदम से तबला कुछ ऐसा बजाना शुरू कर दिया, तो उनकी जो एक सोच, एक जो तार बन रही है उनकी, क्योंकि
हमारा संगीत तो ऐसा है ना कि उस वक्त बन रहा है, वो जो हाँ। मैटर चाहे आप बहुत बार कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, लेकिन सुर लगाना और जो लय जो शुरू हुई है वो लय को बरतना, वो तो रोज करना पड़ता है कलाकार को, वो मशीन की तरह नहीं हो पाता है। और मतलब किसी काम को कम करने के लिए या ज्यादा की बात नहीं, मैं एक टाइप की बात कर रहा हूं। तो कुछ जैसे कोई सुगम संगीत का प्रोग्राम है तो वो गाना फिक्स है, वो एक पहला इंट्रो म्यूजिक, फिर दूसरा, फिर वो ठेका कहाँ से शुरू होगा, और फिर वो उसके शब्द भी फिक्स है, और फिर उसको, हालांकि वो भी करना आसान है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अलग अलग पद्धति है। तो लेकिन शास्त्रीय संगीत में वो कलाकार को उसमें जाने के लिए ही पहले थोड़ा समय लेना पड़ता है, वो अचानक से एकदम से वो जो फिर, और इसलिए जो हमारे संगीत का जो पेश करने का जो, जिसको रेpertoire कहते हैं, जिसको बजाने का एक ढंग होता है, वो इसलिए फिर पहले शांति से करते करते धीरे धीरे फिर उसमें फिर अब एक एक विषय, फिर बड़ा ख्याल है या कोई विलंबित गत है, उस विषय में काफी देर तक वो कलाकार है, फिर उस विषय में से निकल के फिर मध्य लय की तरफ, फिर द्रुत की तरफ, फिर ऐसा करते करते वो संगीत पेश करने का वो तरीका भी उसी वजह से ऐसे ही है कि आपको उतना समय लगता है। एकदम से जाके अगर नाते देना नाते देना नाते देना एकदम झाला शुरू कर देंगे तो आप ही को लगेगा कि अरे ये कुछ, ये तो ये वो हमारा वाला नहीं है। सही बात है। हेलो सर, हाँ सॉरी, बीच में चला गया था हाँ। शायद। हाँ, कुछ सेकंड के लिए। जी जी जी। एक बात मुझे हमेशा मैं महसूस करता हूँ कि अब जैसे आप हैं, तबला बजाते हैं, जी पूरी जी पर्सनालिटी है, स्टेज पर बैठे हैं, बजा रहे हैं, तबले के साथ आपके हाथ उंगलियों का व्यवहार जो है इतना कोमल, इतना बहुत ही स्पर्शी होता है कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है। कहीं कहीं थैंक यू। बहुत तीव्रता है, और हमको ये लगता है कि एक पूरी शख्सियत जो एक साज को साध रही है, एक वाद्य को के साथ बर्ताव कर रही है, उसके लिए आइडियली क्या उचित होता है कि वो कैसे श्रोताओं तक ठीक से कम्युनिकेट हो। नहीं, हमारे संगीत में और हमारी संस्कृति में भी हम लोग बुजुर्गों का सुनना और जो तालीम गुरुओं ने दी है उस हिसाब से, ये हम लोग कोई अचानक से कोई ऊपर से कोई चीज आ गई और हम लोग करने लगे और वो हो गया और वो आप तक बात पहुंच गई। आप जो भी मेरे लिए कह रहे हैं, जो प्रशंसा में चीजें कह रहे हैं, तो उसके लिए जो हम लोग की गाइडलाइन है या हम लोगों ने जो सुना है, अगर कोई चीज, हर चीज गुरु सिखाता नहीं है, कुछ चीजें इशारों में मिल जाती है, कुछ आपके एक्सपीरियंस की वजह से मिल जाती है, कुछ बुजुर्गों का, अलग अलग कलाकारों का सुनने की वजह से मिल जाती है। तो ये सारी चीजें आपके अंदर जो है, उसको आप किस तरह से हर चीज के ऊपर मनन चिंतन कर रहे हो, कैसे उसको निभा रहे हैं, उसके ऊपर वो रिजल्ट है। आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरी तरफ से वो साज के साथ आपको जो आनंद मिलता है, जो आपने अभी कहा, तो उसके पीछे यही होता है कि जो हम लोगों के सामने जो चीजें हैं ऑलरेडी, उसमें से हमारे अंदर जो जा गई है, उसको हम निखार के कितना अपना बाहर उसको पेश कर सकते हैं। तो इसका मतलब मेरे कहने का ये है कि ये ऐसा नहीं है कि ऐसा करने से ये एक चीज ऐसी होती कि इसको बहुत वीर रस के साथ बजाइए, और उसको ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत तैयारी के साथ बजाइए या चीज ऐसा। मैं आपको हर चीज को इस तरह से हम नहीं, क्योंकि ये जैसा कि मैंने कहा, ये बहुत सृजन है, इसमें क्रिएटिविटी है, एब्स्ट्रैक्ट है, जो दिखाई नहीं देता। तो उस वजह से जो फील करवाना है उसको आपके अंदर होना, बहुत सुनना, बहुत सीखना, बहुत सारी बंदिशों का आपको मालूमात जितनी हो, ये सारी चीजें काम में आती है। एक मन में ये जिज्ञासा होती है जी कि एक कलाकार आप हैं, और जो आप जिनके साथ संगत करते हैं वे भी, हम सभी जी। एक श्रोता वर्ग वो है जो सब चीजों को जानता है, राग और रागदारी और सारी फीलिंग को,
और एक केवल आनंद का अनुभव करना जानता है। तो कई बार जो ऐसे श्रोता होते हैं जो आनंद का अनुभव करते हैं, उनकी जानकारियां उतनी नहीं होती, लेकिन वो कई बार आपसे बहुत मासूम सवाल करते हैं, बहुत उसमें उनका कोई दोष नहीं होता। तो वो क्या आपको बिल्कुल परेशान बिल्कुल करते हैं या कई बार? नहीं, देखिए, जो सिर्फ आनंद के लिए सुनते हैं संगीत, मेरे ख्याल से उन्हीं लोगों के लिए हर अच्छे कलाकार, अगर आप ये सवाल करेंगे तो वो कहेंगे कि हम उन्हीं के लिए बजाते हैं जो सिर्फ आनंद के लिए आए हैं। क्योंकि जहां पे जानकारी मिलने लगती है तो जानकारी वाली जिज्ञासा अलग होती है, और वो जिज्ञासा में अगर खुद के सिर्फ वो पढ़ी हुई जानकारी हो, और पढ़ी हुई जानकारी और उसका अनुभव उस जानकारी का आपके पास नहीं है, और वो खाली आपको मालूम है, आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? तो ये जो बिना अनुभव की जो जानकारी है, वो सवाल बल्कि परेशान करते हैं। जो मासूम सवाल है, जो आनंद की वजह से एक श्रोता को बाकी कुछ, उनको आड़ा चौताल बजाया या धमार बजाया या तीन ताल बजाया, वो उनको मालूम नहीं है। हाँ, लेकिन वो आनंद उनको मिला, उस वजह से जो सवाल आ रहा है मन में कि अब जैसे मुझे पूछा, अब हर तबला प्लेयर बाल क्यों बढ़ाता है? हाँ। अब ये सवाल में गाने बजाने का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनको ऐसा लगा, मजा आया, और मजा आया तो उन्होंने देखा कि अरे उनको भी देखा था, उनके भी बाल बड़े हुए थे, अरे उनको भी देखा, उनके भी बाल बड़े हुए थे, ये भी बहुत मजा आ रहा है, ये इनके भी बाल बड़े हुए। तो ये सवाल बहुत मासूम है और इसमें कोई इसका तकलीफ नहीं होती है। लेकिन आड़ा चौताल 14 मात्रिका है, और उसकी जो विभाग है वो 2-2-2 से होते हैं, और दीपचंदी है वो 14 मात्रिका है, वो भी 14 मात्रिका है, और उसके विभाग 3-4-3-4 से है। धमार भी 14 मात्रिका है, उसके विभाग 5-2 और 3-4 हैं। अब ये आपने आज जो धमार बजाया उसमें 5-2-3-4 तो दिख ही नहीं रहे थे। आपने जो वो आड़ा चौताल बजाया उसमें, अरे भाई ये सवाल जिसने वो 5-2-3-4 या 2-2-2 या ये जो किया हुआ है ना, जो करता है, वो कभी ऐसे सवाल नहीं करता है, क्योंकि उसको अनुभव, उसकी अनुभूति आई है, उसको मालूम है, थोड़ा मालूम है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन क्योंकि सिर्फ मालूमात है कि वो ये ताल ऐसे जाता है और पढ़ा हुआ है, लेकिन उसका अनुभव नहीं, ये बल्कि सवाल जो है ये तकलीफ देह होते हैं, ये तकलीफ देह होते हैं। आपने स्वयं एक संस्था बनाई है और जिसमें लगातार आप नई पीढ़ी को जोड़ करके काम कर रहे हैं, उसके बारे में जरूर बताइए। नहीं, वो बन गई, वो भी बनाई, मतलब मैंने ऐसा सोच के नहीं किया था। हमारे गुरुजी का 61st बर्थडे हमको करना था, और उस वजह से, और गुरुजी ने बिना किसी अपेक्षा से, मतलब किसी तरह की कोई, जिसको गुरु दक्षिणा कहते हैं या फीस कह लीजिए, या किसी तरह का कोई भी, उन्होंने कोई किसी चीज को बिना सोचे समझे हम लोगों को, तो एक बहुत मेरी इच्छा थी कि उनका 61st बर्थडे बहुत अच्छे तरह से प्यार से मनाया जाए, सब लोग, जितने लोग आ सके। तो उस वजह से वो तालचक्र नाम का ट्रस्ट, उस वक्त वो मेरे कुछ दोस्त लोग, हम लोग मिले और वो एक ट्रस्ट बनी। फिर ट्रस्ट बनी, वो प्रोग्राम भी बहुत अच्छा हुआ 61st का गुरुजी का। फिर दिमाग में ऐसा आया कि सिर्फ ताल वाद्य का फेस्टिवल नहीं होता है कहीं, कि जो 2-3 दिनों की ऐसी कॉन्फ्रेंस, ऐसे लोग, ऐसा गाना बजाना हो कि जो ताल वाद्य, क्योंकि बहुत तरह के ताल वाद्य है पूरी दुनिया में। इंडिया में ही साउथ से लेके यहाँ तक, मतलब हमारे लोक वाद्य भी बहुत है, और शास्त्रीय गाना बजाना करने के लिए, उसके बाद बाकी सारा म्यूजिक बजाने वाले वाद्य भी बहुत है। तो ये ताल वाद्य का फेस्टिवल होना चाहिए, ऐसा एक ख्याल आया, और फिर तब से वो तालचक्र फेस्टिवल भी शुरू हुआ, और वो भी चल रहा है, जो अभी मैं थोड़ा डिजिटल भी कर रहा हूँ, ये जो कोरोना काल में। हाँ, उससे देश के बहुत से कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म मिला। मैं प्लेटफॉर्म तो खैर अच्छे कलाकारों को तो जरूर मिलता ही है, वो अपने अपने काम से तो सब जगह काम करते ही हैं, लेकिन एक जगह आना, इकट्ठा होना,
ये जरूर एक आनंद मिला सबको और मिलता है कि एक जो गोष्ठी होती है सारे ताल वादकों की उस वक्त। हाँ हाँ, जो खासतौर से अपने अनुभव और अपने पूरी सब साझा करते हैं। हाँ, और वो एक क्या होता है कि जैसे आप भी लेखक हैं, मतलब आपको भी मालूम है कि आप जब आपके लोगों के पास जाते हैं तो उस वक्त की जो प्रस्तुति होती है वो अलग होती है, क्योंकि वो काफी चीजें आपको बेसिक चीजों की चिंता नहीं है कि ये इनको मालूम है कि नहीं है। तो वैसे ही इस तरह के फेस्टिवल में जरूर कलाकार आता है तो उनको मालूम है कि यहाँ पे सुनने वाले, इनको मालूम है, जो सुनने वाले हैं उनको भी मालूम है। तो वो एक अलग आनंद जरूर इस तरह के फेस्टिवल्स में होता है। इधर आप देश विदेश दुनिया के पता नहीं कितने देश, कहाँ कहाँ आपका आना जाना हुआ, कोई यादगार सभा का जिक्र करना चाहेंगे? नहीं, यादगार सभा मेरे लिए तो हालांकि कई रही होंगी, अनेक रही होंगी। अनेक है, हर सभा यादगार है। आपने जैसे शुरू में ही कहा कि मैं वैसे जबलपुर से एक मध्यम वर्गीय परिवार से और आया, और जब पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, उस्ताद अमजद अली खान साहब, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, पंडित जसराज जी, मतलब इन लोगों के साथ मुझे कभी ऐसा इसके लिए नहीं तबला सीखा था, सच कह रहा हूँ। मतलब ये गोल नहीं था, क्योंकि ऐसा लगता ही नहीं था कि इन लोगों के साथ कभी बजाने का मौका मिलेगा। वो तो तबले की मोहब्बत और तबले का जो एक वो पैशन, ऐसा एक अंदर वो उसका एक नशा ही कह लीजिए, ऐसा नशा छाया हुआ हमेशा। तो ये सब सोचा नहीं था। तो मेरे लिए ये अनुभव में यही बहुत रहा कि इन लोगों के साथ जो मुझे बजाने का मौका मिला, और काफी समय तक, और समय का मतलब है कि काफी ठीक ठाक सक्सेसफुली काम करने को मिला। तो इसी वजह से बहुत समय मैंने इन लोगों के साथ व्यतीत किया। तो ये ही मेरे लिए हमेशा यादगार रहा है। और ऐसे कुछ प्रोग्राम्स की यादगार तो कुछ ना कुछ तो होता है सब। कई बार ये होता है, मतलब कई बार क्या, ज्यादातर ये होता है जो कि आप पूना में रहते हो, कई बार तो ये होता है कि आप कलाकार और आप एक साथ किसी शहर में किसी कार्यक्रम में गए, कई बार आप अचानक ज्वाइन होते हो कि आप पूना से पहुंच गए भोपाल या बम्बई या बेंगलोर, कलाकार पहले पहुंच गए या शाम तक आपकी उससे भेंट ना हो पाई। बहुत बार होता है, बहुत बार होता है। डायरेक्ट स्टेज पे मिलते हैं, डायरेक्ट स्टेज पे मिलते हैं। उसका आनंद क्या है भाई साहब? नहीं, आनंद मैं बताऊं कि अब जैसे मैंने पंडित बिरजू महाराज जी के साथ पहली बार मुझे बजाने का मौका मिला, तो उस वक्त तो होता क्या है सुनील जी कि कथक के साथ जो संगत होती है ना, संगत करने का अलग अलग तरीका है, गाने के साथ अलग होती है, इंस्ट्रूमेंट के साथ। हाँ, तो इंस्ट्रूमेंट के साथ जब बजाते हैं तो वो बजाते हैं, फिर हमको मौका देते हैं बजाने का, तो आपको वो सोचने का मौका मिलता है। कथक के साथ ऐसा नहीं होता है। कथक के साथ पढ़ंत होती है, फिर उनके साथ ही हमको बजाना होता है जो पढ़ंत हो गई है। तो पंडित बिरजू महाराज जी के साथ बजाना है और डायरेक्ट स्टेज पे मुलाकात नेहरू सेंटर में। और वो भी मुझे एक दिन पहले ही मालूम पड़ा, क्योंकि उस्ताद शफात अहमद खान साहब पहुंच नहीं पा रहे थे। हाँ, तो अचानक से उन्होंने कहा कि भाई मुझे जरूरत है, तो किसी ने कहा कि ये ठीक है, तो ऐसे करके मुझे उठा के लेके गए और सीधा स्टेज पे। और बहुत बड़ा प्रोग्राम था नेहरू सेंटर में बम्बई में, काफी पुरानी बात है। तो लेकिन अब वो निभ गया, इसलिए निभ गया क्योंकि उस पे मैंने काफी देर रात तक उनको सुनता रहा, उनके अलग अलग बड़े बड़े कलाकारों के साथ संगत की, उनके जो भी रिकॉर्डिंग्स मिली, जो भी हुआ, मैं उसका अभ्यास करता रहा। और फिर बजाना तो मुझे एन वक्त पे ही पड़ा, क्योंकि तब तो ऐसा कुछ भी नहीं, पहले क्या मैं करूंगा क्या नहीं, कुछ आइडिया भी नहीं थी। लेकिन वो बहुत अच्छा हो गया। उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया कि उन्होंने कहा कि पंडित शांता प्रसाद जी एक प्रोग्राम में नहीं आए थे, तो उस्ताद जाकिर हुसैन साहब को बजाना पड़ा, फिर वो मेरे साथ शुरू हो गए। एक प्रोग्राम में उस्ताद जाकिर हुसैन साहब नहीं आए थे, तो शफात अहमद वहां थे, तो शफात अहमद खान साहब फिर मेरे साथ बहुत प्रोग्राम बजाए। आज शफात अहमद नहीं आए हैं, तो आज तुम शुरू हुए हो। तो लेकिन वो वाकई फिर उसके बाद मैंने उनके साथ काफी अर्सा काफी संगत करने का मौका मिला। तो मेरे कहने का मतलब ऐसा बहुत बार होता है कि आपको आइडिया नहीं है, लेकिन वही है जो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि अनुभव है, मनन है, चिंतन है, सोचना है, उसी में रहना है, तो वो जरूर आपको वो रास्ता मिल जाता है।
अब वही हम लोग के पास करीब 5 मिनट बचा है। जी वो एक जी। बहुत, क्योंकि बातचीत का समापन उसी से होना चाहिए कि आपकी एक बात, आपका संदेश, जो इस क्षेत्र में नए कलाकार आए हैं, जो स्थापित हो रहे हैं, युवा कलाकार, आते हुए कलाकार, तबला वादक, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, अपने मन नहीं की बात क्या कहना मैसेज, चाहेंगे? नहीं मन हालांकि की एक बात तो मैं, जी जी बोलिए। समय ये भी है कि हर आदमी स्वतंत्र है अपनी तरह से, और वो अपना व्याकरण खुद बना रहा है, अपना व्यक्तित्व, अपना स्वभाव खुद निर्मित कर रहा है। लेकिन फिर भी कहीं कहीं बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो रिसीव करना चाहते हैं अच्छी बातें, अच्छा ज्ञान, अच्छी। नहीं आप सही कह रहे हैं कि ये समय कुछ अलग है, और अलग मैं इसलिए कहूंगा कि अपनी बात कहें जरूर, सबको अपनी बात कहनी चाहिए, सबको अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन बात कही और उसका हर बात का बतंगड़ बना दिया, ये काफी समय, ये आजकल अजीब सा समय चल रहा है कि बात का बतंगड़, पहले ये सिर्फ कहावत में था, लेकिन आजकल ये दिखाई भी दे रहा है कि हर बात का बतंगड़ बन रहा है। तो बहरहाल मैं जो लोग भी करते हैं, जो अच्छा सीख रहे हैं, जो 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 हमारी नई पीढ़ी है, उस पीढ़ी के लिए मैं बताने के लिए ऐसा कुछ खास नहीं है, क्योंकि देखिए ये तो आप भी जानते हैं कि हमारे टाइम पे जो हम जब 10 साल के होते थे तो 10 साल के होते थे, अभी जो बच्चे 10 साल के हैं वो पता नहीं कितने साल के हैं, क्योंकि है ना, हम जब 16 साल के होते थे तो हम 16 साल के होते थे। अभी 16 साल के तो बच्चों को तो इतना मालूमात है और इतना अवेलेबल है और इतना एक्सपोजर है उनके पास कि हमको उनको पूछना पड़ता है कि भाई ये क्या है, जरा ये दिखाओ यार, इसका क्या मतलब होता है। तो मेरा कहने का मतलब है वो लोग तो दे आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, बहुत अच्छा उनके पास, जैसा कि मैंने कहा, बहुत अच्छा एक्सपोजर है, सारी चीजें आप एक उस्ताद, एक समय ऐसा था, मैं, आपका समय समाप्त हो रहा है लेकिन एक बात याद आई, एक समय ऐसा था तबले में भी सुनील जी कि एक एक चीज बजाने के लिए एक एक उस्ताद होते थे, कि तिरकिट सुनना है तो इनका सुनो, नादी दिना सुनना है तो इन पंडित अनोखीलाल जी का सुनो, अगर लयकारी या उपजंग है तो पंडित किशन महाराज जी उसमें महारत है। तो इस तरह का मेरा कहने का मतलब ऐसे एक एक चीज के लिए, लेकिन धीरे धीरे चीजें चलते क्यों ऐसा इसलिए होता था कि हमारे टाइम तक हमको सुनने का बहुत कष्ट करने पड़ते थे, कि एक मतलब एक एलपी रिकॉर्ड्स हमारे बचपन में होती थी, फिर उसको ढूंढो, फिर वो प्लेयर जिसके पास है उसको पहले खुश करते रहो कि भाई फिर वो हमको बुलाए सुनाए। तो ये हम लोगों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी हर चीज को सुनने के लिए या कुछ चीज पाने के लिए। फिर वो कैसेट्स भी आए और जो भी है, जो हर समय के जो भी समस्या थी। मेरा पॉइंट यही है कि आज उस्ताद अहमद जान थिरकवा खान साहब, आपने गूगल कर दिया कि 10 रिकॉर्डिंग आपको सुनने के लिए मिल जाती है, जो पहले बहुत आसान नहीं था। आप कोई भी उस्ताद का नाम लिख देंगे तो आपको वो पूरी लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अवेलेबल है सब, बच्चे लोगों के पास, नई पीढ़ी के पास सब कुछ सामने है, और बहुत होशियार भी है और बड़े मेहनती भी है, बहुत टैलेंटेड भी है। बस इतना ही लगता है जो पुराने जमाने में हमने नहीं देखा था कि कोई चीज पाने के लिए कोई चीज करने से फिर उसकी सीमा बंध जाती है। आप वो चीज करने के लिए अगर करेंगे तो फिर वो उसकी सीमा कोई तय नहीं कर सकता। लेकिन हमको ये पाने हैं, ये हमको ये पाना है, और वो पाने के लिए अगर हम ये करेंगे तो वो जो आप, अगर वो आपने ऊपर वाले की कृपा से पा लिया जो आपने जिस लिए किया, फिर उसके आगे आप क्या करेंगे? तो किसी रिजल्ट के लिए या किसी चीज के लिए करने से अच्छा है वो आर्ट है, वो जो कला है, वो कला के लिए कला करनी चाहिए, ये मुझे जरूर लगता है। तो मतलब आपको शॉर्टकट ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं वही आपसे ये जो महत्व की बात है, कई बार मुझे भी लगता है कि 4 अच्छे आर्टिकल मुझे पढ़ना चाहिए अपने परिष्कार के लिए। उस समय मैं ये नहीं सोचता कि मेरे को कोई अनुभव मेरे को बहुत सारा है। आज भी
कई बार किसी विषय पर कोई आर्टिकल लिखना होता है तो 4 जगह मैं संदर्भ देखता हूँ कि मुझसे कोई गलत ना चला जाए कोई चीज। सही है, सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। अगर हमारे पास वो रिसीविंग वाली जिज्ञासा बनी हुई है तो हमें कभी किसी की बात परेशान नहीं करेगी और हम उससे सीखना ही चाहेंगे। नहीं, और जिज्ञासा बनी रहेगी तो आपको वो रास्ता दिखते भी जाता है कि अरे ये तो थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन वो दिखने की वजह से आपको और भी कुछ, मतलब वो होराइजन, क्षितिज की तरह कि आप पहुंचे पहुंचे पहुंचे, पता चला कि नहीं, ये तो और थोड़ा दूर है। अभी इस समय एक बहुत टैलेंटेड बच्ची है स्वाति विश्वकर्मा बनारस से, वहाँ एक जी रूपवाणी संस्था है विजय भाई। जी। व्योमेश शुक्ल कवि और संस्कृति कर्मी है, वो पहले बहुत अच्छे डायरेक्ट किए उन्होंने। राम की शक्ति पूजा में ये स्वाति इस समय नाम फ्लैश हो रहा है, ये राम बनती जी है। जी। अभी 3 दिन अच्छा, पहले मैं वाह, यूट्यूब में इन्हीं का राम की शक्ति पूजा देख रहा था, तो जो उसमें वाह, निराला की कविता पर है वो पूरा, उसपे हाँ जो हाँ, आखिरी में जब वो 2 फूल जो देवी चुपचाप से चुरा ले जाती, जब रामचंद्र जी समर्पण कर रहे हैं देवी को, तो उस समय वो उनको ध्यान आता है कि माँ ने उनको कहा था कि तुम राजीव नयन हो तुम्हारी आंखें, तो बोले मैं इन आंखों को ही चढ़ा देता हूँ। उस हो समय मुझे हो रोना हो आ हो, गया इस बच्ची का अभिनय देख के। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, क्या बात, तो क्या बात। तो मुझे भी कई बार लगता है कि कुछ अच्छी चीजें आप पे बहुत असर डालती, चाहे आप कितने भी जानकार हो जाएं, चाहे कितने भी अनुभवी हो बिल्कुल जाएं। बिल्कुल, जरूर जरूर, जो सही चीज होती है, जो गाढ़ी चीज होती है, जिसका अभ्यास पूर्ण आपने और दिल से उस बात को किया है, किसी बिना कोई बात को चाहे, तो वो असर तो जरूर होगा उसका। तो अच्छी चीजों को देखना, सुनना, समझना, पढ़ना और अच्छे लोगों से अच्छी बातें प्राप्त करना, ये अपने आप में बहुत बि- महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपने विजय भाई आज समय दिया, मैं बहुत आभारी हूँ अरे आपका। नहीं नहीं, आप, मुझे बहुत अच्छा लगा था जब आपने मुझे कहा कि हम लोग इंस्टा पे मिलेंगे और बातचीत करेंगे, तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा जरूर सुनील जी, आपसे हमेशा ही मिलके बहुत आनंद मिलता है, और आज इस तरह से बातचीत हुई। वरना हम लोग प्रोग्राम्स के वहां पे मिलते तो बल्कि ऐसे कहाँ बातचीत का इतना समय और मौका मिल पाता है, इतनी भागदौड़ रहती है। तो ये बहुत अच्छा हुआ। आपने जब मेरे अनुरोध का उत्तर दिया था कि मेरे हर दिन खा लिए, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा था। मेरा दिल बाग बाग हो गया, मेरे को देखिए कहीं कोई बात ही नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा, बल्कि आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने याद किया, और बहुत ही अच्छा लगा उस वजह से आपसे बात करके। हम सभी सुनने वालों का भी धन्यवाद करते हैं और आपका विशेष रूप से जी 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 बहुत जी जी, शुभकामनाएं। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी सुनील जी।